आज हम टर्म 2 के लिए एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छा है। इसमें सिंपल क्वेश्चन भी है और कुछ अच्छा समझने को मिलेगा आपको। टाइम वेस्ट किया बिना क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP। पहला क्वेश्चन AP का दे रखा है, आपको AP एक दे रखी है 6, 9, 12, 15। हमें निकालना क्या है, A25 माइनस A15। एपी में से आपको पता है ए इसमें क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 6, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वो आएगा 9 माइनस 6, 3। अब हमें एक फॉर्मूला पता है nth टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 की डी। पुट करो, पहले हमें A25 निकालना है, जहां जहां एन है वहां हम क्या पुट करेंगे, 25। A25 इज इक्वल टू ए की जगह 6 प्लस 25 माइनस 1, डी की जगह 3। हमें डी ऊपर क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 3। तो A25 की क्या वैल्यू आ गई, 6 प्लस 24 इंटू 3। 6 प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 3 72, तो ये हो जाएगा 78। A25 की वैल्यू आ गई 78। इसी तरह आप करोगे अब A15 की वैल्यू, A15 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस एन माइनस 1 की डी, यानी कि A6 दे रखा है हमें, प्लस एन कितना है 15 माइनस 1, डी की जगह 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 14, 3 का 42, 46 और 46 और 42 48। हमें निकालना क्या है, A25 माइनस A15। A25 की वैल्यू आपने 78 निकाली, A15 की वैल्यू 48 निकाली, 78 माइनस 48 30, तो आंसर क्या आ गया 30। इसका और पार्ट भी कर लेते हैं। और पार्ट है इसका, इफ द सेवन टाइम द सेवंथ टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 5 टाइम द फिफ्थ टर्म। कहते हैं 7 टाइम सेवंथ टर्म वो बराबर है 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वेल्थ टर्म। ए की ट्वेल्थ हमें निकालनी है। आपको कंडीशन दे रखी है 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। तो आपको फॉर्मूला पता है, 7 की जगह 7, ए 7 की जगह ए प्लस एन की जगह क्या लगाओगे, जहां जहां एन है वहां हम 7 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 5 ए प्लस एन माइनस 1 की डी। 7 ए की जगह 7, ए की जगह ए, यहाँ एन की जगह क्या लगाओगे, सेवंथ टर्म है तो यानी कि 7 माइनस 1 की डी इज इक्वल टू 5 की ए प्लस, यहाँ एन टर्म क्या है 5, 5 माइनस 1 की डी। 7 की ए प्लस 60 इज इक्वल टू 5 की ए प्लस 5 माइनस 1 4d। मल्टीप्लाई करो, 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 5a प्लस 20d। अब ये सारे जो राइट हैंड साइड की चीज़ें हैं वो हम क्या ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे और साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 7a प्लस 42d माइनस 5a माइनस 20d इज इक्वल टू 0। 7a माइनस 5a 2a प्लस 42 में से 20 गए, 2 में से 0 गए 2, 22 डी इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया, a माइनस 11 डी इज इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस 11 डी इज इक्वल टू 0। अब 11 को क्या लिख सकती हूँ, 12 माइनस 1, 11 को क्या लिख सकती हूँ, ये प्लस आएगा क्योंकि 42 बड़ा है और उसके आगे प्लस का निशान है, यहाँ सारे ये प्लस के होंगे, प्लस के होंगे। अब आप 11 को क्या लिख सकते हो, 12 माइनस 1 की डी इज इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला बन गया, A11 का, A12 का, ये फॉर्मूला बना A12 का, A12 इज इक्वल टू 0, यानी कि A12 की क्या वैल्यू की 0, क्योंकि आपको पता है A12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 की डी होता है। अगर ए यहाँ 12 लिखूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 12 माइनस 1 की डी
यानी कि A12 किसके बराबर हो जाएगा, A+11D। यही A+11D हमारा यहाँ आया था। ठीक है, तो ये A12 इजिकल टू 0 होगा। इसका नेक्स्ट सम देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इजिकल टू 0 होता है। पर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी मिस्टेक है, गलत दे रखी है, मैं आपको ठीक लिख देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है mx 5x माइनस 6 इजिकल टू -9। तो इसके इक्वल रूट्स है, यानी कि d क्या होगा, 0। इसको पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, खोलेंगे, ये हो जाएगा 5m फाइव एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 5mx² माइनस 6mx से मल्टीप्लाई होगा 6mx, ये +9 इधर आकर +9 इजिकल टू 0। प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसमें a क्या है 5m, b क्या है -6m और c क्या है 9। अब हम पुट करेंगे d की वैल्यू। d का फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की जगह -6m का स्क्वेयर -4, a की जगह 5m, c की जगह 9। ये हो गया, दोनों को स्क्वेयर को माइनस स्क्वेयर होकर प्लस हो जाएगा, 6 स्क्वेयर होकर 36 और m स्क्वेयर होकर m²। माइनस 5 चौक 20, 20 निम 180m। तो इसका मैं यहाँ कर देती हूँ, ये आ गया 36m² माइनस 180m। अब d इसमें क्या है हमारा 0, क्योंकि हमें दे रखा है टू इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होती हैं, जब d 0 होता है। तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 36m कॉमन ले लूँ। यहाँ क्या बचेगा m माइनस 36 इंटू 5, 5 6 30, 5 16 18। तो ये यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि 36 इंटू 5 क्या होता है 180 इजिकल टू 0। यानी कि 36m इजिकल टू 0 होगा और m माइनस 5 इजिकल टू 0। तो m इजिकल टू 0 और m इजिकल टू 5। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, m इजिकल टू 0, m इजिकल टू 5। m इज 0 तो हो नहीं सकता, इग्नोर करो, m इजिकल टू 5 जो है वैल्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये सर्कल का क्वेश्चन आ रखा है। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट P से आउटसाइड है सर्कल के, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल COR। एक सर्कल दे रखा है, उसमें आउटसाइड पॉइंट P ले रखा है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं PA एंड PB। इफ OP इज इक्वल टू 2R, OP डिस्टेंस 2R दे रखा है, देन फाइंड APB। हमें APB निकालना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको इस, इसके लिए एक सर्कल बनाते हैं, नहीं तो इस पर ही समझा दूंगी। ये यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको पता है ये एक रेडियस जा रहा है, रेडियस टेंजेंट क्या डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ये आर दे रखा है, ये 2R दे रखा है। अब जहाँ 90 डिग्री का एंगल बना तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, यानी कि वो राइट ट्रायंगल है। और आपको एक चीज ये भी पता होगी, आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, पी पी अपॉन एच ये क्या होता है साइन थीटा, बी अपॉन एच क्या होता है कॉस थीटा, और पी अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ओ ए है। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा हमारे पास, साइन थीटा, क्योंकि हम मैंने साइन थीटा इसलिए यूज किया कि मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी दे रखा है, इससे मेरी कुछ बात बन सकती है। इसलिए परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम, ओ ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा ओ पी। ओ ए कितना है आर, ओ पी कितना है 2R। तो आर से आर कैंसिल हुआ, 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और आपने एक चीज और पढ़ रखी है साइन थीटा में, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये है साइन थीटा। साइन थीटा की एक टेबल होती है, आपने लर्न कर रखी होगी। साइन थीटा में ये 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। साइन थीटा में 1/2 कब आया, मैंने पूरी टेबल नहीं लिखी क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है। ये कॉस थीटा की आगे बनेगी, ये टेन थीटा की बनेगी। ये कॉस थीटा कैसे होती है, इसका उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, ये √3/2, ये 1/√2, 1/2,
जीरो। और टेन थीटा क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड कर दे जाते हैं, जीरो और वन जीरो डिवाइड करते हैं, वो अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही। साइन थीटा क्या में जरूरत है, साइन थीटा में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे, यानी कि 1/2 को मैं साइन 30 लिख सकती हूँ। 1/2 को क्या लिख दिया मैंने, साइन 30। साइन से साइन कटा, थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 30। आपने थीटा की वैल्यू 30 निकाल ली, और थीटा मेरा कौन सा था, ये वाला। ठीक है, तभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल कौन सा बना मेरा, ओ ए पी। ट्रायंगल मेरा कौन सा बना, ओ ए पी, जिसमें थीटा एंगल ये है, ये ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज ये बना। तो ये किसके बराबर आ गया, 1/2 के, यानी कि थीटा 30 के आ गया। अब ये 30 है तो नेचुरली ये भी 30 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही ट्रायंगल बन जाएगा अगर इसको मैं कंप्लीट कर लूँ तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए पी बी, वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ये पूरा एंगल, एंगल ए पी बी, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। वो हो जाएगा 2 × 30, वो हो जाएगा 60। तो हमारा ये एंगल 60 का आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक एंगल तो ये पूछा है, एंड फाइंड एंगल ए पी बी, वो आपने निकाले 30। अब हमें क्या करना है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ए पी बी, ये ए पी बी किस टाइप का ट्राइंगल है। देखो ये एंगल आपका 60 आ गया, ये एंगल 60 आ गया। अब पी ए अपॉन पी बी, ये दोनों टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि पी ए किसके बराबर आएगा, पी बी के। जब पी ए पी बी के बराबर आएगा तो आपको पता है ये वाला एंगल, अगर दोनों साइडें बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है, तो पी ए इजिकल टू पी बी, तो ये वाला एंगल दोनों आपस में मान लेती हूँ मैं, इस एंगल को एक्स नाम दे देती हूँ, इसको भी एक्स नाम दे देती हूँ। ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए पी बी में क्या हो जाएगा, थीटा प्लस ये एंगल एक्स, प्लस एंगल एक्स किसके बराबर आएगा, 180, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। थीटा तुम्हारे पास 60 आ ही गया, 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x किसके बराबर आ गया, 180 माइनस 60। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 60 गए 120, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 260। यानी कि ये एंगल, दोनों एंगल x हैं, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, ये भी हमने 60 निकाल दिया था। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 के हैं, तो ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। थ्री एंगल्स आर, पूरे तीनों एंगल कितने आ गए हमारे, 60 के आ गए। तो ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लिख लेना अपने, एज थ्री एंगल्स in triangle R60, then triangle is equilateral triangle. Okay. Question number 4th. The curved surface area of right circular cone is 12320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. इसमें आपको एक कोन दे रखा है। The curved surface area of a right circular cone, इसका curved surface area दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, वो आपको दे रखा है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस ऑफ बेस का जो रेडियस है, ये चीज वो कितनी दे रखी है, 56 सेंटीमीटर, ये रेडियस। देन फाइंड इज हाइट, हाइट क्या होती है कौन की, ये है हाइट, हमें हाइट निकालनी है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर दे रखा है आपको 56, रेडियस दे रखा है 56, इंटू एल हमें निकालना है, इज इक्वल टू 12320। पहले एल निकाल देंगे, फिर एल निकालने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एच, हम पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाल लेंगे। काट दो इसको, 7 1 का 7, 7 8 का 56, ये आ जाएगा, एल किसके बराबर आ जाएगा, 12320, 22 इंटू 8 नीचे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इजिकल टू के बाद जाकर डिवाइड हो जाएंगे, 28 इंटू 8। अब ये 11 पे कटेगा, 11 1 का 11, यहाँ 1 बचा, 11 1 का 11, यहाँ से 2 बचा, 11 2 का 22, 11 2 का 22। अब ये 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2.10, 2 6 12 और 0, 8 एकम 8, 8 7 56 0। तो आपके पास एल की क्या वैल्यू आ गई, 70 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है ये अगर आपका एल 70 आ गया और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, वो हो जाएगी एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस इसमें क्या है, रेडियस, तो एल का स्क्वायर, या एल कितना निकाला आपने, 70 का स्क्वायर,
इज इक्वल टू हाइट हमने h मान ली, h का स्क्वायर बेस कितना है यानी कि रेडियस वो होगा 56 का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड पे लाई इसलिए साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी। ये शॉर्ट मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। 70 प्लस 56 126 और 70 माइनस 56 हो जाएगा ये 14 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो 126 इंटू 14 का रूट हो जाएगा, यहाँ अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये इस साइड क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, 126 को कैसे लिख सकते हैं, 2 6 12 2 3 6 63 इंटू 2 कर दूं, इसको 2 6 12 2 3 6 इंटू यानी कि 63 इंटू 2 और 14 को लिख सकते हूँ 7 इंटू 2। अब 63 को और तोड़ लो, इसको 7 9 कर दो इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। अब जो रूट अगर ये 2 और 2 रूट से बाहर आकर सिंगल 2 हो जाएंगे, ये 7 और ये 7 रूट से बाहर आकर सिंगल 7 हो जाएंगे। 9 का रूट क्या होता है 3 इजिकल टू एच, ये क्या बन गया 42। तो एच की क्या वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 14 तिया 42 42 सेंटीमीटर। हमें एच की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल ली 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। किसी टीचर ने अपने बच्चों की मार्क्स ऑब्टेन किए, वो उसको रिकॉर्ड बनाया। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर आर 45। मॉडल क्लास दे रखी है आपको 45। वाइल प्रिंटिंग द डाटा ए ब्लैंक वॉज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन बिलो। मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन देखो इसका, मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 से 20 वाले कितने बच्चे हैं 5, 20 से 40 वाले 10, 40 से 60 वाले निकालने हमें एक्स मान लेती हूँ, 60 से 80 वाले 6 और 80 से 100 वाले हैं 3 बच्चे। अब आपको मॉडल क्लास दे रखी है वो 45 है। अब बताओ 45 किस में आएगा, इसमें आएगा। तो मॉडल क्लास आपके पास क्या आ गई 40 से 60, क्योंकि वो 45 दे रखी है वो हमारी इसके अंदर आएगी। आपको पता है मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एच एफ वन माइनस एफ ज़ीरो टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू। इसमें मॉडल आपको ये है मॉड का फॉर्मूला है। अब मॉड कितना दे रखा है 45 दे रखा है, ठीक है, मॉड जो है 45 दे रखा है। अब इसमें एल क्या है, एल क्या होती है लोअर, इस ये जो एल है वो क्या होती है, जो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो है 40। और एच क्या है इसमें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 60 में से 40 गए 20 हाइट होती है एच, इनके बीच का कितना डिफरेंस है। और इसमें एफ वन कितना होता है, एफ वन जो फ्रिक्वेंसी है, एफ वन जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी एक्स है। और एफ जीरो क्या होती है उस फ्रिक्वेंसी से पहले वाली, वो कितनी है, जैसे ये फ्रिक्वेंसी है हमारी एक्स, ये तो एफ वन है हमारी, और एफ जीरो क्या होता है इससे पहले वाली, इससे जो हमें फ्रिक्वेंसी उससे पहले वाली कौन सी है 10। तो एफ जीरो कितनी आ गई 10। और एफ टू हमारी कितनी है, एफ टू हमारी होती है उससे नीचे वाली, इससे एक्स से नीचे वाली कितनी हो गई 6, ये रही एक्स से नीचे वाली हो गई 6। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, मॉड आपको 45 दे रखा है, मॉड की वैल्यू 45 गिवन है, एल कितना है आपके पास 40, एच कितना है 20, एफ वन कितना है एक्स माइनस एफ जीरो कितना है 10, 2 एफ वन है एक्स माइनस एफ जीरो कितना है 10 माइनस एफ टू है 6। 40 इधर ले आती हूँ, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, 45 इधर जाके माइनस का हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 10, ये हो जाएगा 2x, 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 16। 45 में से 40 गए 5, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 और 2x माइनस 16। ये काटो इसको, 5 1 का 5, 5 4 का 20, 1/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 और 2x माइनस 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 10। 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 40। 2x को इधर ले आती हूँ, माइनस 16, 40 को इधर ले आती हूँ, माइनस 16 प्लस 40, ये हो जाएगा 4x माइनस 2x। 40 में से 16 गए, 24, और 4x माइनस 2x 2x, तो 24/2 इज इक्वल टू x। 2 1 कम 2, 2 नहीं 4, x इज इक्वल टू 12। तो x की क्या फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 12। आंसर कितना आ गया, 12। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हेन शी देन व्हाट शी रियली इज। कहते हैं अगर रितु 5 साल छोटी होती तब द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। पहले तो मान लो इसमें प्रेजेंट एज मान लो x है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज इक्वल टू x। इफ रितु वर यंगर बाय 5 year, अगर रितु 5 year छोटी होती तो क्या हो जाएगी एज, 5x माइनस 5, यंगर बाय 5 year। तब रितु की एज क्या होगी, x माइनस 5। कहता है इफ रितु वर यंगर बाय 5 year देन व्हेन शी इज रिलीज देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसकी एज का स्क्वायर करेंगे जब x माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, देन वुड हैव बीन 11 मोर। 11 मोर का मतलब 11 प्लस 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। ठीक है, अगर ऋतु 5 साल छोटी होती तो उसकी एज का स्क्वायर जो होता 11 ज्यादा होता, और प्रेजेंट एज में को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते 5 टाइम्स हो जाती। तो ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना आपको आता है, इसको बस आपको इक्वेशन बनाना सीखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से और इक्वेशन बनाना है। कि मान लेते हैं ऋतु की प्रेजेंट एज एक्स है, अगर ऋतु 5 साल छोटी होती यानी कि एक्स माइनस 5 होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज यानी कि एक्स माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 मोर देन 5 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, इसको हमने x माइनस 5 को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया, इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। सबको एक साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 11 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5x माइनस 15x प्लस 25 माइनस 11 14 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट तो आए हमारे पास 14 और सम कितना आए माइनस 15। 14 इंटू 1 कर देते हैं, 14 आ गया, पर सम माइनस 15 चाहिए तो इसलिए माइनस, दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट 14 और सम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का माइनस 15 आएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स इसमें से कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 14, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 14। मैंने अगर माइनस का 1 बाहर निकाला तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 14 भी 0, एक्स माइनस 1 भी 0। तो एक्स इज इक्वल टू 14 और एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 तो नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि 5 साल पहले करेंगे तो एज माइनस में हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 14 इज द राइट आंसर। तो ऋतु की प्रेजेंट एज क्या होगी, 14 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और का क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं यहीं पर। और का क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स, हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इज इक्वल टू 0। इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। a कितना है हमारे पास 9, b कितना है हमारे पास 6p, और c कितना है हमारे पास p² माइनस q²। पहले d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac यानी कि माइनस 6p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू c की जगह p² माइनस q²। ये तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस में, 6 का स्क्वायर 36 और p का p²। ये हो गया 36
पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, 9 इंटू 4 36, 36 पी स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 36 पी स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 36 क्यू स्क्वेयर, प्लस का 36 पी स्क्वेयर माइनस का 36 पी स्क्वेयर कैंसिल, ये आ जाएगा 36 क्यू स्क्वेयर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, माइनस बी की जगह माइनस 6b प्लस माइनस अंडर डी की जगह 36 क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 6b माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई है 6b प्लस माइनस 36 का रूट 6, क्यू स्क्वेयर का रूट क्यू अपॉन 18। तो हमारी एक वैल्यू बन गई 6p प्लस 6q/18, दूसरी बन जाएगी 6p माइनस 6q/18। इसमें से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा p प्लस q/18, और यहाँ पर बचेगा 6 कॉमन लूंगी तो बचेगा p माइनस q/18। 6 1 का 6, 6 3 का 18, ये हो जाएगा p प्लस q/3, और ये हो जाएगा 6 1 का 6, 6 3 का 18, p माइनस q/3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, p प्लस q/3 और p माइनस q/3। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। कोई लॉन्ग जंप का कंपटीशन था, उसमें 250 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन। हमें मीडियन निकालना है, मेन बात यही है। हमें डिस्टेंस क्या दे रखा है, सोल्यूशन डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है ये 40, 80, 62, 38 और 30। हमें मीडियन निकालना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले 40 का तो 40 एज इट इज़, फिर इसमें ये ऐड करते जाते हैं, 40 और 80 120, 120 और 62 182, 182 और 38 8 9 10, 8 9 10 11 12, 220, 220 और 30 250। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। हमें इसको भी ऐड कर लेंगे। ये 250 स्टूडेंट है, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 250, ये हमें गिवन है 250। ये और ये सेम होने चाहिए, यानी कि हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन ठीक हुई है। अब हमें मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास होती है बीच की, देखो ये बीच की कौन सी है, ये दो ऊपर से छोड़ूं दो ऊपर से छोड़ूं, ये सिंपल वाई, इसलिए मीडियन ऐसे ही देख लेंगे। तो हमारी मीडियन क्लास निकलेगी ये वाली। तो मीडियन क्लास के लिए हमारा पहले, इसके बाद क्या स्टेप है हमारा, n/2 निकालते हैं। n/2, n कितना है 250 दे रखा है, बाय 2 इज इक्वल टू 125। n हमने निकाल लिया। अब हमारी मीडियन क्लास कौन सी आ गई, मीडियन क्लास आ गई हमारी 2 से 3। इसमें l कितना आ गया हमारा 2, लोअर टर्म क्या, लोअर ये होती है, और इसमें h कितना आ गया, 3 में से 2 गए 1। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसका भी ऐड कर लेंगे। इसमें देखो पहले एल की वैल्यू क्या है हमारी 2, प्लस n/2 कितना है 125 माइनस सी एफ। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसमें क्या होगी, देखो हमारी ये वाली थी मीडियन क्लास, और उससे एक जस्ट ऊपर वाली लेते हैं 120, ये हो जाएगी 120। और फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी, फ्रिक्वेंसी इसके साथ कितनी है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 62, और h कितना है हमारा 1, क्योंकि ये h ऊपर मैंने निकाल लिया था, 3 माइनस 2 1। अब इसको सॉल्व करना है, 2 प्लस 125 में से 20 गए 5 अपॉन 62 इंटू 1 तो 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 62 एलसीएम आएगा। ये क्या बचेगा, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 को 4, 6 2 को 12, 124 प्लस 5, ये हो जाएगा 129/62। 129/62 को डिवाइड करेंगे हम, 1 डिवाइड करके देख लेती हूँ 129 को 62 से, 62 2 का करें, 2 2 को 124, यही जाएगा 62 2 का 124,
ये बचेगा 5, ये बचेगा 2 से ही 5/62। तो ये हमारी आंसर है, ये वाला, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, वो इस पेन से हो नहीं पाएगा, तो ये आप खुद करोगे कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। हमारे को रन्स दे रखे हैं 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से 200। और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, यानी कि नंबर ऑफ बैट्समैन है जिन्होंने 0 से 40 रन बनाए, वो है 12, यहाँ पर है 20, यहाँ है 35, यहाँ है 30, यहाँ है 23। अब हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम इसमें एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या क्या होता है? ये जो आपके हैं 0+40, लोअर प्लस हायर, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 0+40 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20। इसी तरह 80+40 120, 120 को 2 से डिवाइड किया 60। 120 और 80 200, 200 को 2 से डिवाइड किया 100। 160 और 120, 160 और 120 280, 280 को 2 से डिवाइड किया 140। ये हो गया 360, 360 को 2 से डिवाइड किया 180। तो ये तो हमारा एक्स आई आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इस एफ को, अगर मैं इसको F1, इस एफ को x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। F1 x1, 12 इंटू 20 240, 6 दूनी 12 और 2 जीरो, ये हो जाएगा 3500, 14 तिया 42, 4200, 23 इंटू 180, 18 से करूंगी, 8 3 का 24, 8 2 का 16, 17 18, 1 3 का 3, 1 2 का 2, 414 और ये जीरो क्योंकि 180 था, तो ये आ जाएगा 4140। 4140। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमारी फ्रिक्वेंसी को हम ऐड कर लेंगे। इस सब को ऐड करोगे, ये काम बहुत ध्यान से कर रहे हैं, ज़रा भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120। तो ये कितना आ गया? 120। और इसको भी ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करो 240, 1200, 3500, 4200, 4140, 0 8, दो और दो चार, चार और पाँच नौ, 9 10 11 और एक 12, 4 4 8, 9 10 11 12 और 13, 13280, 13280। अब फॉर्मूला पता है आपको? मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में एफ आई। अब एफ आई एक्स आई आपने निकाल लिया 13280, और एफ आई आपके पास 120 आपने पहले प्लस कर लिया बटा में 120, जीरो से जीरो कटा। अब इसको सॉल्व करना है हमें। 132 को 12 से भाग करना है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 8, जीरो उतारेंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा। 12 छिक 72, 12 छिक 72, और ये 80 में से 72 गए, 8 बचा, 8 बचा। फिर तो बस इतना ही छोड़ देना, या जैसे भी हो आगे कर लेना, 1106 आगे डिवाइड कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो।
टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दो वर्टिकल पोल हैं डिफरेंट हाइट्स के और वो 20 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड। एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से इसके फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और इसके टॉप से इसके फुट पे सेकेंड के टॉप से फर्स्ट के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट एंड फुट ऑफ द सेकेंड from the pole from the is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the second and foot of the first is 30 degree. Find the difference between the heights of the two poles. हम जो इनकी हाइट्स है उनका डिफरेंस निकालना है। मान लेते हैं इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, इसका हमने डिफरेंस निकालना है, यानी कि h1 माइनस h2 निकालना है। इसको डिनोट कर लो किसी भी चीज़ से, a b c और ये d से। पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या करोगे, हमें पता है, मैंने पहले भी अभी बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर इसमें कितना है h1। ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी, इसमें से परपेंडिकुलर के h1 बेस कितना है 20, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10। इसमें थीटा क्या है 60। आप ये वाला 30 मत लगा देना क्योंकि दूसरे ट्रायंगल का है, ये होगा 10 60। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। और दूसरा इन ट्रायंगल, दूसरा लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी। बी डी सी इसमें क्या होगा h2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 20 है इज इक्वल टू 10, इसमें एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व मैं इधर करूंगी, ये है h1 अपॉन 20, 1060 की क्या वैल्यू होगी, अभी एक टेबल बनाया था पीछे भी मैंने, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ये तो है साइन का, ये कॉस का, ये होता है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब टेन थीटा में क्या होगा, डिवाइड करते हैं, 0/1 0, 1/2 बटा में 2 बटा, तो 1/2, इसको ऐसे समझो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये उल्टे हो जाएंगे, 1/2 इंटू उलट जाएंगे 2/√3, 2 से 2 कटा, 1/√3 1/√3। इसी तरह इसी तरह 1/√2 बटा में 1/√2 तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कितना है, ये देखो यहाँ पर अब हमें ये भी चाहिए होगा, ये √3/2 बटा में उलट जाएंगे 2/1, ये कट गए, √3 बचेगा, ये बचेगा √3, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, देखो 1060 कितना है √3, 1060 की जगह क्या लगा दूंगी √3, तो h1 की क्या वैल्यू आ गई 20√3। इसी तरह h2 की देखिए, यहाँ पर h2 का करूंगी, h2 बटा 20, 1030 की क्या वैल्यू है 1030 की वैल्यू 1/√3। ये क्या हो जाएगा, h2 की क्या वैल्यू आ जाएगी 20 बटा में √3। हमें चाहिए h1 माइनस h2। h1 कितना है 20 की √3 और h2 क्या है 20√3। अब क्या करोगे, आप कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लो या एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम ले लिया, एलसीएम √3 आएगा। अब √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो क्या बन जाएगा 3, और √3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 बटा में √3, 60 माइनस 20 40 बटा में √3। अब √3 की वैल्यू क्या है 40 बटा में 1.732, 2 को रहने दो, तुम्हारा 1.73 गिवन होगा, हाँ 1.73 तक है। तो इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 40173, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, ऊपर 2 जीरो लगा दूंगी, पॉइंट हट गया। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड देख लो यहाँ पर मैं रफ में कर देती हूँ, डिवाइड खुद कर लेना।
173 से। तो 173 को 2 से करती हूँ, 173 को 2 से, 3 2 का 6, 346 आ गया। तो 346 ये हो जाएगा 2 का 346। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, अगला उतारूंगी 0। अब ये किस पे जाएगा 173, इसको 3 पे करके देखती हूँ। 173 को 3 पे, 3 3 का 9, 7 21, 3 519, 3 पे करेंगे तो 519। 23 पॉइंट समथिंग आप आंसर आगे डिवाइड कर लेना, जैसे इसको आगे पॉइंट लगा के जो भी हो करके 23 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 23.1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका एक और का क्वेश्चन भी है, वो भी कर लेते हैं। ए बॉय 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.7 मीटर, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग जो 50 मीटर अवे है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई। इसकी आई से ऊपर होंगी, इसके बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, जबकि √3 की वैल्यू 1.73 है। तो इसको डिनोट कर लो, ए बी सी डी और ई। ये अगर 1.7 है, अगर ए डी 1.7 है तो बी ई भी कितना होगा 1.7, क्योंकि तो डिस्टेंस वो है। और पूरी बिल्डिंग की हाइट, इसको अगर मैं एक्स मान लूँ तो पूरी बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी एक्स प्लस 1.7, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर, ये देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें सी बी। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। टेन थीटा की जगह 60, ये परपेंडिकुलर कितना है एक्स, और बेस कितना है देखो ए बी किसके बराबर है डी ई के। ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो वो कितना है 50, तो एक्स अपॉन 50। टेन 60 की क्या वैल्यू होती है √3, अभी पीछे हमने किया है, टेन 60 की जगह √3 लगाएंगे, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 50। तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई 50√3। पर हमारी हाइट कितनी है x प्लस 1.7, तो हमारी हाइट कितनी है x प्लस 1.7। तो x की वैल्यू तो आपने निकाल दी 50√3 प्लस 1.7, तो यानी कि 50 इंटू 1.73 ये वैल्यू दे रखी है प्लस 1.7। इसमें से 1.7 कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो, 1.7 को इसको मल्टीप्लाई करो 173, नीचे 2 जीरो लगा दूंगी, 1.73 को ऐसे लिख दूंगी इंटू 50, 0 से 0 कटी, 5 दिया 15, 5 7 35 और 1 36, 5 एकम 5, 6 7 8, और नीचे 1 0 है तो यानी कि 86.5। ये तो आ गया आपका 86.5 प्लस 1.7। अब 86.5 और 1.7 को ऐड करेंगे, 5 और 7 12, 6 7 8, 88.2। तो आंसर कितना आ गया 88.2, जो यूनिट है लगा देना कितना ये मीटर में है, तो ये आ जाएगा 88.2 मीटर, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है इसमें, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल शेल। कोई स्फेरिकल शेल है, गोला बनाना बड़ा मुश्किल है इसमें, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इस टाइप से। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखो इसका जो इंटरनल रेडियस है वो 3 है और एक्सटर्नल इसका 5 है रेडियस। इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया, एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर, और इसको एक सॉलिड सिलेंडर में बदल दिया, ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 14, यानी कि रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट होती है सिलेंडर की, हमें इसकी हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एक हमें हाइट निकालनी है, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब ये
स्फेरिकल था। स्फेरिकल का क्या फॉर्मूला होता है, जब भी मेल्ट करते हैं एक चीज दूसरी चीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, इसलिए दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई। अब आर इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, बड़ा आर यानी कि एक्सटर्नल, छोटा आर यानी कि इंटरनल। ये किसके, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के, क्योंकि इसको मेल्ट करके इसमें रिकास्ट कर दिया गया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। अब पाई से तो मैं पाई काट ही देती हूँ यहीं पर। अब ये 4/3, एक्सटर्नल रेडियस कितना है 5 यानी कि 5 का क्यूब, इंटरनल रेडियस कितना है 3 यानी कि 3 का क्यूब, इज इक्वल टू यहाँ पर रेडियस कितना है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर, इंटू हाइट हमें निकालनी है। ये हो जाएगा 4/3, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 5 × 5, 5×5 = 25, 25×5 = 125, 3 27, 49 इंटू एच। अब 4/3, 125 में से 27 गए, ये होगा 98 इज इक्वल टू 49 इंटू एच। अब हमें क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4 × 98/3, और ये 49 यहाँ पर नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इजिकल टू के बाद, इजिकल टू से पहले आने पर डिवाइड हो जाएगा, इजिकल टू हाइट। अब इनको काटो, ये कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8/3। इसकी हाइट कितनी आ गई, 8/3। मीटर वीटर जो भी है देख लेना। 8/3 को आप डिवाइड कर दो, 8/3 का 3 2 का 6, 2 से ही 2/3, ये आ गई इसकी हाइट। मीटर था, सेंटीमीटर है, तो हाइट हमारी आ गई 2/2/3। ये तो हमारी हाइट आ गई। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये एक सिलेंडर मैं बना रही हूँ, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला, वो होता है पाई 2πRh, 2πRh, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि ये भी प्लस करेंगे, यहाँ से प्लस करेंगे। ये सर्कल का एरिया होता है πr²h, πr² सॉरी, और ये भी सर्कल का πr²। तो क्या बन जाएगा 2πRh प्लस πr² जमा πr², 2πr²। इसमें 2πr कॉमन लूंगी, तो यहाँ क्या बचेगा h, प्लस यहाँ पर 2πr चला गया तो बचेगा r। तो फॉर्मूला क्या बन गया टोटल सरफेस एरिया का, 2πr प्लस एच। हम वैल्यू डाल देंगे, 2 की जगह 22/7, और रेडियस कितना है हमारे पास 7, सिलेंडर का रेडियस कितना है 7, और हाइट अभी हमने निकाल ली 8/3, प्लस आर कितना है 7। अब इसको सॉल्व करना है मेन, ये हो जाएगा 7 से 7 कटा, ये हो जाएगा 44, इसका एलसीएम लूंगी 8 + 21/3, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 21 और 29/3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, 6 और एक साथ 2, 1276, 1276/3। अब 1276 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 12, 7 3 दूनी 6, 3 5 15, ये आ गया। ये 3 3 4 का 12 होता है ना, 3 6 का कैसे लिख दिया, 3 4 का 12, ठीक है। ये बच गया 1, आगे पॉइंट लगा के कर देना, पॉइंट लगा के 0, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये आंसर आएगा 425.3। जो भी है इसका सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर, अगर मीटर में होगा तो मीटर में। और आपको यूनिट जरूर लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो इस एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की सर्कल के ऊपर, और उनके बीच में जो एंगल बनता है
वो क्या होता है, टू द एंगल, और ये जो एंगल सब ओ पी क्यू के बीच में बनेगा वो क्या होगा, आपस में सप्लीमेंट्री होगा। देखो इसको अगर मैं लेबल कर दूं, इसको लाइन को मैं पूरी खींच दूं, इसको मान लो एंगल 1 डाल दूं, एक बार अभी मैं फिर से समझाती हूँ, एंगल 2 डाल दूं, इसको एंगल 3 डाल दूं, इसको कंप्लीट कर लो, इसको एंगल 4 डाल दो, इसमें आसानी हो जाएगी। तो अब हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल ये थीटा है, कह रहे हैं ये एंगल थीटा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड, और कौन सा एंगल, एंगल पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू, इसके बीच में एंगल जो बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। इसके लिए क्या करेंगे, प्रूफ में आप क्या करोगे, इसके लिए पहले आप दो ट्रायंगल लोगे, कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी ओ पी एंड ट्रायंगल टी ओ क्यू, इन दो ट्रायंगलों में क्या आपस में है, ओ टी इज इक्वल टू ओ टी, कॉमन है ये, ओ टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। और इसमें क्या, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, रेडियाई ऑफ सर्कल वो हमेशा बराबर होते हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, टी ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल टी ओ क्यू से, और ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते ही उसकी क्या हो जाती है, साइड वगैरह एंगल वगैरह बराबर हो जाते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो ऊपर है वो एंगल एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, और इसी तरह एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर। अब एंगल 1 एंगल 2 और 3 एंगल 4, अब थीटा को मैंने क्या माना था, ऊपर देखो थीटा को मैंने क्या माना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसी तरह पी ओ क्यू को क्या माना था, पी ओ क्यू को मैंने मान लिया था एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऊपर देखो। अब एंगल थीटा, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 की जगह एंगल 1, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के, ये अभी मैंने किया, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 1 के, ऊपर हमने निकाल लिया, तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिखूंगी, और पी ओ क्यू में एंगल 3, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 4 की जगह क्या लिख दूंगी, एंगल 3, तो हमारा हो जाएगा एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 एंगल 1, और यहाँ से एंगल पी ओ क्यू बराबर आ जाएगा 2 एंगल 3 के। अब अब फिगर वो ऊपर चला गया, देखो फिगर मैं चाहे दोबारा बना देती हूँ, ये देखो फिगर एक दोबारा बना देती हूँ, ये है हमारा टी, ये है हमारा पी, ये है हमारा क्यू, यहाँ बीच में ओ है, ऐसे ऐसे, और ये फिगर था, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, और ये पूरा एंगल थीटा मैंने मान लिया था, ये एंगल 3 था, और ये एंगल 4 था। अब आपको इसमें से एक चीज देख रही है, एंगल 1, ये जो रेडियस है, देखो ये वाला रेडियस, ये टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के, एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 के बराबर हो जाएगा। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम भी तो 90 होगा, क्योंकि तभी तो मिला तीनों एंगलों का जोड़ 180 होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बचे हुए दो एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तभी तो ये 180 हो जाएगा तीनों एंगल का जोड़। तो इसलिए वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 90 इंटू 2 180 डिग्री। अब 2 एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, थीटा, अभी मैंने निकाल लिया, और 2 एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, और यही हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यही हमें प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन आप देख लेना, मैं तो अब ऊपर चला गया क्वेश्चन, इसका सेकंड और वाला पार्ट है, एक सर्कल है, क्वेश्चन अब मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ, इसमें आपको डायग्राम से ही समझा देती हूँ। इसके दो टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट टी से आ रहे हैं, तो इसका सर्कल का ये हमारा ओ है, ये एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है क्यू,
ये आपस में मिल, ये एक से हमारे पास फिगर है। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू के। एंगल पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू के, इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए एंगल थीटा पी टी के, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, इसको एंगल थीटा मान लेती हूँ, मुझे आसानी हो जाती है। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू के। अब टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स हैं, टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। तो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू होगा, क्योंकि टेंजेंट्स हमारे क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अगर टीपी देखो, ये एक टीपी है, ये टीपी, ये टी क्यू बराबर है, तो नेचुरली ये वाले एंगल भी बराबर होंगे ना। इसको मैं एंगल 1 मान लूँ और इसको एंगल 2 मान लूँ, क्योंकि दो इक्वल, जो अगर साइडें इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टीपी अगर टी क्यू के बराबर है तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा। अब देखो, अब ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल टी पी क्यू में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थीटा, एंगल देखो ये ट्रायंगल है टी पी क्यू, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थीटा किसके बराबर आएगा, 180 के। अब एंगल 1 की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, एंगल 1, और एंगल 2 की जगह एंगल 1 लगा देती हूँ, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो 2 एंगल 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, ये तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 180 माइनस थीटा बटा में 2, यानी कि एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 बन जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा थीटा बाय 2। तो एंगल 1 आ गया 90 माइनस थीटा बाय 2। अब आप देखो इसमें ओ पी टी, अभी मैंने पिछले सम में भी बताया था, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। एंगल ओ पी टी ये आपका 90 डिग्री का है। और अगर इस पूरे एंगल में से, अगर ये जो पूरा एंगल है 90 डिग्री वाला, इसमें से मैं ये एंगल 1 माइनस कर दूं तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा। इस पूरे एंगल में से ओ पी टी में से अगर मैं एंगल 1 माइनस कर दूं, देखो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल यहाँ तक है, इसमें से ये मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ ये वाला एंगल आ जाएगा। अगर एंगल माइनस कर दूं तो बचा हुआ एंगल क्या है, ओ पी क्यू है। ठीक है, तो अब ओ पी टी माइनस एंगल 1 की वैल्यू क्या आपने निकाल दी है, ये तो डाल देंगे 90 माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। अब ये, अब आपने क्या माना था, ओ पी टी किसके बराबर है, ओ पी टी 90 90 के बराबर है। देखो रेडियस बराबर है टेंजेंट के साथ एंगल, तो ये एंगल 90 के बराबर है। माइनस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू के। ये प्लस 90 माइनस 90 कट गए, तो थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 एंगल ओ पी क्यू के। यही हमें प्रूव करना था, थीटा इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल ओ पी क्यू के। ठीक है बच्चों, इसमें सिर्फ एक ये बात समझो, जब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, इसमें से ये छोटा सा एंगल निकाल दोगे तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा ना। देखो मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, ये हमारा है ओ पी, ये हमारा है टेंजेंट, और ये कोई लाइन है, ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री का है। अब इस 90 डिग्री के एंगल में से ये आप, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल, ये पूरे 90 डिग्री के एंगल में से आप ये वाला पार्ट निकालोगे तो हमारा बचा हुआ एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करके समझा देती हूँ। इसी में से समझो, देखो ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ, और यहाँ, ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है 90 का। इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ आ जाएगा ना, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ ये वाला, ये आ जाएगा बचा हुआ, यही है ओपी क्या हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को रिपीट करो। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ आएंगे हम अगली वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, केस स्टडी 1। Trigonometry in the form of triangularization forms the basis of navigation.
whether it is by land, sea, or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on Earth with the help of satellites. अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले हमें थोड़ा सा इन्होंने बता दिया। अब क्या कह रहा है, एक गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ ए 240 मीटर टावर। एक गार्ड है, वो इस टावर पे बैठा है, जो टावर आपको फोटो में दिख रहा है, 240 मीटर का टॉप है, वहां पर बैठा हुआ है। ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक अनआइडेंटिफाइड बोट उसकी तरफ आ रही है। एक क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स ऑफ स्लोप्स, उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो एंगल नाप लेता है। द गार्ड यूज द क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। अब इसने क्या ऑब्जर्व किया कि इसकी तरफ एक बोट आ रही है, ठीक है, ए बोट इसकी तरफ लाइट हाउस की तरफ आ रही है। अब इसने ऑब्जर्व किया कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है बोट, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, वो बना रही है 30 डिग्री का। तो ये 30 है, तो यानी कि ये 30 होगा। इस पेन से फिगर बनाना बड़ा मुश्किल है, बन नहीं पाता, आप समझ लेना। तो ये लाइट, अब हमें इसमें से क्या निकालना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। हमें ये जो बोट और ये लाइट हाउस है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो एक्स मान लेती हूँ। तो अब इसको निकालने के लिए आपके पास है फॉर्मूला, इन ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। टेन थीटा यानी कि 10 30 डिग्री, वो बराबर होता है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 240 और बेस क्या है एक्स। 10 30 की वैल्यू आपको पता है, आगे सम में भी हमने की है, 1/√3 इज इक्वल टू 240 अपॉन एक्स। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इज इक्वल टू 240√3, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे को, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमें निकालना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240। पहले तो डिस्टेंस ये निकाल लिया, थोड़ी देर बाद उसने फिर देखा तो कह रहा है डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, 240√3 से रिड्यूस होकर 240√3 - 1 हो गया। यानी कि अब की बार डिस्टेंस क्या हो गया, 240√3 से रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड बाय यानी कि -240√3 - 1 हो गया। अब डिस्टेंस अब की बार ये हो गया। ही इमीजिएटली रेज द अलार्म, व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। अब न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। तो अब हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 240√3 - 240√3, बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, 240√3 - 240√3 प्लस 240, ये तो कैंसिल हो गए, ये आ गया 240। अब डिस्टेंस 240 बच गया, जहाँ पहले x था जो हमने निकाल लिया था, वो अब क्या हो गया 240 हो गया। अब हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस अब क्या हो गया 240, और टावर की हाइट भी कितनी थी 240, टावर की हाइट भी 240 और डिस्टेंस भी कितना हो गया 240 हो गया। अभी हमने ऊपर निकाल लिया है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह 1045 लिख सकती हूँ। मैंने अभी चार्ट बनाया था, उसमें 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, 10 से 10 कट गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया 45 डिग्री। अब केस स्टडी 2 देखो, 14 क्वेश्चन है ये। पुशअप्स आर ए फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-up primarily targets the muscle of the chest, arms and shoulders, support required from other muscles helps in toning up the whole body. अब काम की बात अब यह है कि पुशअप के बारे में पहले बताया। अब नीलेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। अब एक नितेश है, वो पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। एक घंटे में 3000 पुशअप मारता है। बट ही वांट्स टू अचीव ए टारगेट ऑफ 3900। पर अब वो चाहता है कि मैं 3900 मारूँ एक घंटे में। इसके लिए वो रोज एक्सरसाइज करता है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स। अब हर दिन एक्सरसाइज करता है, 5 पुशअप ज्यादा लगा पाता है एक घंटे में। तो वो कब 3900 तक पहुंचेगा, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो पहले कोई नितेश लड़का है, वो 3000 पुशअप मारता है एक दिन, एक घंटे में। फिर उसका बढ़ जाता है
5 पुशअप बढ़ जाते हैं, 3005 मार लेते हैं, फिर अगले दिन फिर 5 बढ़ गए, 3010 मार लिए। ऐसे उसको 3900 तक पहुंचना है। ये तो हमारी एक एपी बन गई, जिसमें ए हमारा 3000 है और डी कितना हो गया 5। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डे ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। अब इस एपी बन गई, अब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कितने, मिनिमम नंबर ऑफ डेज में हम ये अपना 3900 टारगेट अचीव कर लेगा। इसमें ए कितना है 3000, डी कितना है 3000, 5 में से 3000 के 5 बचा, तो हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। ए एन क्या है, जो 3900, ये हमारी लास्ट टर्म है, इतने पुशअप वो मारना चाहता है, इज इक्वल टू ए कितना है 3000 प्लस एन हमें निकालना है और डी कितना है 5। 3000 इधर ले आऊंगी, ये हो जाएगा 900, 3900 में से 3000 गए तो 900 बचेगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसको करो डिवाइड, डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 5 48 जीरो प्लस वन इधर आकर इज इक्वल टू एन, तो ये कितना बनेगा 181 इज इक्वल टू एन। तो 181 डेज में वो पुशअप कर लेगा, पर मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो वन लास्ट दिन तो वो पहुंच ही जाएगा, इसलिए लास्ट दिन माइनस कर देते हैं, 181 माइनस वन 180, तो 180 दिनों में वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा। अब नेक्स्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश। अब उसके टोटल पुशअप्स निकालने हैं, यानी कि सम करना है, जो आपकी एपी बनी थी ना, एपी बनी थी आपकी 3000, 3005, 3010 और ये 3900, इसका हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकालना है, यानी कि इसको ऐड करना है। वो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, या तो ए प्लस एल कर लो, या दूसरा फॉर्मूला भी है, हमारे पास लास्ट टर्म है इसलिए हम ए प्लस एल कर लेंगे। एन कितना है इसमें, एन की वैल्यू क्या आई है आपकी 180 अपॉन टू, और ए फर्स्ट टाइम लास्ट टर्म। ये अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है, कैलकुलेट करना है इसको, और जो आंसर निकले मुझे बताना कमेंट सेक्शन में।